हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने अवयस्क के करार की प्रकृति के बारे में चर्चा की। जैसा कि पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अवयस्क के द्वारा किए गए करार पूर्णतया शून्य होते हैं। आज हम अवयस्क के द्वारा किए गए करारों के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। जिसमें पहला बिंदु है प्रत्यास्थापना का साम्य का सिद्धांत। प्रत्यास्थापना से तात्पर्य है वापिस करना अथवा पूर्व की मौलिक स्थिति में पहुंचाना। प्रत्यास्थापना वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पीड़ित पक्षकार को साम्य के अंतर्गत दिया जाने वाला एक उपचार है। यदि अवयस्क ने अपनी आयु के विषय में मिथ्या कथन कर कपट द्वारा अन्य व्यक्ति से संविदा के अंतर्गत संपत्ति अथवा कोई वस्तु प्राप्त कर ली है, ऐसे अवयस्क को संपत्ति अथवा वस्तु के प्रत्यास्थापना के लिए बाध्य किया जा सकता है, परंतु उस समय तक जब तक उक्त संपत्ति अथवा वस्तु यथा स्थिति में अवयस्क के कब्जे में है। यदि अवयस्क ने संपत्ति अथवा वस्तु का अंतरण कर धन प्राप्त कर लिया है, तो उस धन के स्वामी को प्रत्यावर्तन या वापस नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि धन के प्रत्यावर्तन का प्रभाव होगा शून्य करारों को लागू करवाना। इस आधार पर किसी अवयस्क ने यदि कपट द्वारा धन प्राप्त कर लिया है, तो धन का प्रत्यावर्तन नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि धन के चुकाने के आदेश देने का प्रभाव होगा पूर्व के शून्य संव्यवहार को मान्यता प्रदान करना, जबकि अवयस्क के साथ किए गए सभी संव्यवहार प्रारंभ से ही शून्य होते हैं। इस संबंध में इंग्लैंड के प्रसिद्ध वाद लेस्ली ली बनाम शील के वाद में यह निर्णय दिया गया, परंतु भारत में लाहौर उच्च न्यायालय ने खान गुल बनाम लखा सिंह के वाद में लेस्ली के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया कि धन का भी प्रत्यास्थापना करवाई जा सकती है। परंतु इसके बाद में अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सर शादी लाल के मत को अस्वीकार करते हुए, जो कि उन्होंने खान गुल बनाम लखा सिंह के वाद में दिया था, लेस्ली बनाम शील के सिद्धांत को ही उचित बताते हुए उसका अनुमोदन किया, जिसके अनुसार संपत्ति या वस्तु की प्रत्यास्थापना तो करवाई जा सकती है, परंतु धन की प्रत्यास्थापना नहीं करवाई जा सकती। धन के प्रत्यास्थापना के संबंध में अलग अलग उच्च न्यायालयों के द्वारा अलग अलग निर्णय दिए गए। इस अनिश्चितता को अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत संशोधित उपबंधों के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। भारतीय विधि आयोग ने अपनी 9वीं रिपोर्ट में लाहौर उच्च न्यायालय के खान गुल बनाम लखा सिंह के वाद में दिए गए सर शादी लाल के विचारों को मान्यता देते हुए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 33 के अंतर्गत अब यह उपबंध जोड़ दिया है कि वह करार जिस बाद में उसके विरुद्ध प्रवर्तित करना माना गया है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अधीन संविदा करने में उसके सक्षम न होने के कारण शून्य है, वहाँ यदि प्रतिवादी ने दूसरे पक्षकार से करार के अधीन
कोई लाभ प्राप्त किया है तो न्यायालय ऐसा लाभ उस पक्षकार को यथासंभव प्रत्यावर्तित कराएगा। इस संशोधन से अब ये स्पष्ट है कि अब अवयस्क चाहे वादी हो अथवा प्रतिवादी, उसे संविदा के अंतर्गत प्राप्त लाभों को वापस करना ही होगा यदि उसकी प्रार्थना पर संविदा को शून्य घोषित किया गया है। दूसरे बिंदु में हम चर्चा करेंगे साम्य का सिद्धांत विबंधन की। जैसा कि धर्मोदास घोष वर्सेस मोहरा बीबी के बाद में निर्णय दिया गया कि विबंधन का सिद्धांत अवयस्क के द्वारा किए गए करारों के ऊपर लागू नहीं होता है। विबंधन का तात्पर्य है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी घोषणा, कार्य या कार्यालोप इस प्रकार करता है कि कोई व्यक्ति उसे सत्य मानकर तथा उस पर विश्वास करके कार्य करता है तो उसको या उसके प्रतिनिधि को किसी वाद या कार्यवाही के अंतर्गत ऐसी बात की सत्यता का प्रत्याख्यान नहीं करने दिया जाएगा। अतः एक बार जो बात उसने कह दी उस बात से उसे वापस मुकरने नहीं दिया जाएगा, अर्थात उसे अपनी बात पर स्थिर रखना ही होगा, उसे उससे बांध दिया जाएगा। यही विबंधन का सिद्धांत है। अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल के बाद में मुख्य न्यायाधीश सुलेमान ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के विरुद्ध विबंधन लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात अधिनियम के अनुसार अवयस्क के करार शून्य होते हैं। इसे हम मौलिक विधि पर विबंधन का नियम, जो कि प्रक्रियात्मक विधि का नियम है, को प्रभावी नहीं बना सकते। अवयस्क के द्वारा किए गए करार के संबंध में संविदा विधि में स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे करार शून्य होते हैं। चूँकि यह एक मौलिक विधि है, इसके विपरीत विबंधन एक प्रक्रियात्मक विधि का नियम होता है और हमेशा मौलिक विधि प्रक्रियात्मक विधि के ऊपर अभिभावी होती है या उसके ऊपर उच्च प्रभाव रखती है, अर्थात विबंधन का नियम अवयस्क के द्वारा किए गए करारों पर लागू नहीं किया जा सकता। तीसरा बिंदु है संविदा से उत्पन्न अपकृत्यों के प्रति अवयस्क का दायित्व। मोहरा बीबी बनाम धर्मोदास के घोष के बाद के निर्णय का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि अवयस्क के विरुद्ध वाद चलाया ही नहीं जा सकता। हाँ, अवयस्क के विरुद्ध संविदा की बाध्यता नहीं थोपी जा सकती, वह संविदा के अधीन कोई दायित्व प्राप्त नहीं करेगा, परंतु संविदा से पृथक कोई मामला अवयस्क के विरुद्ध अनुयोज्य होता है और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। अवयस्कता अपने आप में कोई बचाव नहीं है। अवयस्क भी व्यस्क की भांति कपट, उपताप, मिथ्या कारावास, शीलभंग और इसी प्रकार के अन्य अपकृत्यों या कार्यों के लिए दोषी हो सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 32 नियम 1 से 15 तक के उपबंधों के अधीन प्रक्रिया को अपनाते हुए अवयस्क के विरुद्ध कोई भी सिविल कार्रवाई की जा सकती है। चूँकि अपकृत्य या दुष्कृति भी एक सिविल कार्रवाई ही होती है, अतः अवयस्क दुष्कृति के लिए या अपकृत्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसा कोई वयस्क व्यक्ति होता है। परंतु यदि अपकृत्य संविदा से उत्पन्न हुआ है तो स्थिति बदल जाएगी।
इस स्थिति में संविदा भंग को दुष्कृति मानकर अवयस्क को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसके संबंध में इंग्लैंड में जॉनसन वर्सेस पाई का 1665 में दिया गया निर्णय महत्वपूर्ण है। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि आप अवयस्क के विरुद्ध वाद चलाने के लिए संविदा को दुष्कृति में परिवर्तित नहीं कर सकते, परंतु अवयस्क द्वारा की गई दुष्कृति संविदा से पृथक एवं स्वतंत्र है, तब अवयस्क दुष्कृति के लिए उत्तरदायी होगा। इसके संबंध में बर्नार्ड वर्सेस हेंगिस का वाद महत्वपूर्ण है। इस वाद में न्यायालय ने कहा कि यदि अवयस्क के द्वारा किया गया कार्य संविदा से पृथक है तो वह अपकृत्य की श्रेणी में माना जाएगा और उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा। चौथा बिंदु हम देखते हैं अनुसमर्थन का सिद्धांत। अनुसमर्थन के सिद्धांत से तात्पर्य है बिना अधिकार के किए गए कार्यों को स्वीकार या अंगीकार करना। अनुसमर्थन भूतकाल के कार्यों को वर्तमान में स्वीकार करने से है। अवयस्क के संबंध में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अवयस्कता में किए गए करारों का अनुसमर्थन वयस्क होने पर किया जा सकता है, अर्थात एक अवयस्क वयस्क होने पर उस करार को अंगीकार कर सकता है या स्वीकार कर सकता है जो उसने अवयस्कता की अवस्था में किए हैं। यह एक स्थापित विधि है कि अवयस्क के साथ किए गए करार पूर्ण रूपेण शून्य होते हैं। इस कारण वयस्क होने पर भी उनका अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता। परंतु यह बात ध्यान देने योग्य है कि यदि किसी व्यक्ति को अवयस्कता की अवस्था में दिए गए ऋण के अतिरिक्त उसके वयस्क होने पर कुछ और ऋण दिया जाता है तथा वयस्क होने पर वह इस प्रकार संपूर्ण राशि के भुगतान के वचन पत्र देता है, तो इस प्रकार के वचन पत्र का प्रवर्तन कराया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अवयस्क के हित में बंधक तथा विक्रय। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।